केंद्र की सरकार एक कानून लेके आई। आज से पहले जब फरवरी में मोदी जी ने ट्रंप को बुलाया था तो मैं राजस्थान की विधानसभा की पौड़ियों पर बैठ करके ट्रंप साहब का विरोध कर रहा था। ये कानून जो आए, ये तीनों कानून, जिन कानूनों को मोदी जी ने विश्व बैंक के इशारे पर, मोदी जी ने ट्रंप के इशारे पर और दुनिया के बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर न सिर्फ अध्यादेश के रूप में लेकर के आए, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा में इसको अमली जामा पहनाने का काम किया। साथियों, ये ऐसा क्यों करते हैं जो किसानों की मौत का प्रमाण पत्र बन चुका। किसान और नौजवान साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर ये कानून जनता के पक्ष में होता तो मोदी जी की सरकार बालाकोट की तरह इसका प्रचार करती, मोदी जी की सरकार अच्छे दिन आने वाले की तरह इसका प्रचार करती। मोदी जी की सरकार अगर ये कानून जनता के पक्ष में होते तो तरह तरीके के हथकंडे अपनाते और प्रचार के रूप में इसको वर्णन करने की कोशिश करते। इसको छुपे रास्ते अध्यादेश लेकर के आए। राष्ट्रपति के यहाँ से कानून बनवाने के लिए एक सर्कुलर निकलवाया गया और उसको छोटा सा सत्र बुला करके मुखबंद रूप से प्रस्ताव को पास करवाने के रूप में लेकर के आए हैं। ये तीनों कानून हमारे लिए खतरा किस लिए है? आप जनता के बीच जाकर के क्या बताएंगे, किसान के बीच जाकर के क्या बताएंगे? वो दो तीन चीजें मैं आपके बीच करना चाहूंगा। साथियों, आज भी जब रबी की फसल बिक रही थी, हमारे टोकन राजस्थान के कटे थे, उसमें से 30,000 टोकन बच गए। केंद्र की सरकार ने स्टॉक बंद कर दिया। सिर्फ 6% उत्पादन का हमारा बिकता है सरकारी मूल्य पर, फिर भी बाकी की चीजें मंडी में बिकती हैं। मंडी के अलावा दूसरी जगह कोई भी वैध नहीं होती जहां अनाज का लेन देन होता है। उस मंडी को तोड़ने का काम मोदी जी के इस कानून ने किया है। सिर्फ इस कानून से मंडी ही नहीं टूटेगी, आप एक चीज की और निगाह फरमाना, जो खुदरा में मार्केट में एफडीआई लेकर के आए थे, उससे छोटे छोटे उत्पादन और जो छोटी छोटी दुकानें फैल नहीं हुई थी, फिर भी क्योंकि बड़े बड़े शहरों में एफडीआई का असर हुआ था। लेकिन इस कानून से जो आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम कानून आया था 1955 में, उस कानून में ये बात स्पष्ट थी कि आप इससे फालतू कोई चीज इकट्ठी नहीं रखोगे। कभी टमाटर के भाव 150 हुए, कभी आलू के भाव 150 हुए हैं, कभी कभी दूसरी चीजों के भाव, जब प्याज के भाव आसमान छूते हैं, उसे काला बाजारी से होता है। अब यह कानून 1955 के आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम संशोधन से वो कानून खत्म हो गया। एक आदमी कितना स्टॉक कर सकता है, वो स्टॉक आप और हम नहीं कर सकते। अदानी और अंबानी स्टॉक करेंगे और देश का 36% बाजार ध्वस्त हो जाएगा। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, तीनों की तीनों चीजें जो कि एफडीआई के मार्केट में आने के बावजूद भी बड़े पूंजीपति के कब्जे में नहीं आई थी, इस कानून से बड़े पूंजीपति के कब्जे में आ जाएंगी। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, मंच पर बैठे उस व्यापारी की भी लड़ाई है, जो पार्षदों के रूप में बैठे हैं, जो दूसरे रूप में बैठे हैं। ये लड़ाई छोटे व्यापारी को बचाने की लड़ाई भी है। ये लड़ाई उस मंडी में बैठे व्यापारी और मजदूर को बचाने की भी है, जो मंडी में आड़त की दुकान करता है, सरकार को टैक्स देता कि मलसीसर और मुंदरिया का किसान डुमराना में अपनी फसल तुलवा ले, सवाड़ा जनाना का किसान मलखेड़ा में फसल तुलवा ले, नेठाना रामगढ़ का किसान अपने गांव में फसल तुलवा ले। ये कह रहे हैं कि आप तो बेंगलोर जाकर के फसल बीत सकते हो। अरे ट्रैक्टर में गालना और डीजल थारो भाव दे सीधे, क्यों नकली बात कर रहे हो? ट्रैक्टर में डीजल गालना और 100 रुपया लीटर कर दिए थे, और ठेको थारी चीज हरियाणा की, पंजाब की, मध्य प्रदेश में बेचा होगा। ये वही समझबाग है जो समझबाग इन्होंने आज से 20 साल पहले पंजाब के किसान को दिखाया था। पेप्सी को कंपनी आई थी और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री को कहा था कि बिजली के नाम पर जो लूट पिछली सरकार ने की थी, अगर तुम वही लूट कायम रखोगे तो राजस्थान में बिजली के खिलाफ आंदोलन होगा। मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों को, गहलोत साहब के साथ मेरी इस बात की दोस्ती है कि उन्होंने सरकार बचाने का काम किया और मैंने सरकार न गिरने देने का काम किया। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ होने से बचाया है। आपका गर्दन कलम से आगे गहलोत साहब भी काटेंगे तो गहलोत साहब का मुद्दे पर विरोध करने का मादा आपका राजस्थान की विधानसभा में गहलोत साहब को अभी भी मैं 4 दिन पहले ज्ञापन देके आया कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस ले लिया। साथियों, ये घरेलू बिजली के दाम 3.5-4 करोड़ लोग हैं। एक जोरदार मूवमेंट
जैसे साथी सुरजीत कह रहे थे, विधानसभा में बिजली के बढ़े हुए दाम पर आपका बलवान जिस मजबूती के साथ बोला और कोई विधायक नहीं बोला। इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे, जनता को शोषण से बचाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सारे सरपंच जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैंने पंचायत राज के चुनाव से पहले भी आज विश्वास दिलाया था, मैं आज फिर विश्वास दिला रहा हूं। आप तो गांव में जनता की सेवा कीजिए, उसका आया हुआ सामान उस जनता तक पहुंचाइए। राजस्थान से सामान लाके देना राजस्थान की सरकार से वो मेरा। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसकी होगी जो जमीन को बाहेगा, जो जिस पर हल चलाएगा। देश में कानून आए, जागीरदारी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम आए, बड़े बड़े जागीरदारों से, बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े लोगों से, जमींदारों से जमीन छीनी गई और जमीन के सीलिंग एक्ट आए। भागड़ा में 43 बीघा से फालतू कोई जमीन नहीं रखेगा, ये एक्ट आया। 43 बीघे से ऊपर की सारी जमीन गरीबों में बांटी गई, सामान्य किसान में बांटी गई। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हजारों एकड़ जमीन एक कंपनी लेगी, कंपनी और किसान के बीच दावा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि उस दावे का निपटारा एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर करेंगे। कोर्ट कोई दावा सुनवाई नहीं करेगी। कोर्ट को बाहर निकालने का मतलब एसडीएम और कलेक्टर सरकार के टूल हैं, सरकार के औजार हैं, वो वही काम करेंगे जो सरकार कहेगी। सरकार पूंजीपति के पक्ष में होगी तो किसान की सुनवाई कौन करेगा? इसलिए कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही घोड़े के दो सवार हैं। एक देश के अंदर बैठा किसान, मजदूर और व्यापारी को लूट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री महोदय बिजली के लिए लोग सड़कों पर आए, लेकिन साथी बलवान पूनिया जैसे एक दो एमएलए ने राजस्थान की विधानसभा में बिजली के लिए आवाजें उठाई, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। बिजली का एक भी रुपया कम नहीं हुआ। इसलिए बिजली के लिए कांग्रेस दोषी है। और जो अध्यादेश लेकर के जो सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, कांग्रेस के लोग आज भी चुप है। मैं आज सुबह राजस्थान का अखबार दैनिक भास्कर पढ़ रहा था। दैनिक भास्कर के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण से ये अध्यादेश पारित कर दिया। हम कांग्रेस के लोग इस राज्यसभा में और लोकसभा में इसका विरोध कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के आकाओ, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारी यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड आई, तुमने बहुत सारे ऐसे ध्वनि से प्रताड़ित अध्यादेश पारित किए थे। तब तो तुम कहां थे? तुम एक ही रिसाई के सोने वाले लोग हो। इसलिए विधायक महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप राजस्थान की विधानसभा में बोलिए, निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार से बीमे के लिए बोला, हमारा सीना चौड़ा हो गया कि आज हम भादरा के लोग फसल बीमा क्लेम के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। जो हजारों लाखों बार दोहराया गया, वो प्यारा सा जो नारा है दोस्तों, जिसको इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब यह है कि व्यवस्था में परिवर्तन, बदलाव। और मैं चाहता हूं कि आज ये राजनीति हो गई। आज की तारीख में सतीश सिंह मिश्रा को वक्ता के तौर पर बुलाऊंगा। एक एक करके तमाम वक्ताओं की सूची मेरे में साथी विजय प्रसाद है, उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो संचालक सहयोगी साथी हैं वो भी मेरे इर्द गिर्द रहेंगे। कानून वापस लो। गाड़ी से आगे कोई नहीं जाएगा। आगे जो लोग खड़े हैं वो दूसरी साइड में हो जाए, वहां गेट पर जाके गाड़ी रुकेगी, 5 जने गैप पर लेंगे, बाकी लोग मेरे साथ मारे लगे। बोल किसान हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल। अरे मेरे वाली गाड़ी आगे छाए से आगे कहते राज होश में आओ। अरे काले कानून वापस लो। मंडी बेचना बंद करो, गोश्त बेचना बंद करो। अरे सीधी चलेंगे, सीधी चलेंगे। मंडी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंडी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंडी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून वापस
आज देशव्यापी भारत बंद के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा में तीनों काले कानून जो केंद्र ने पास किए, इनमें मंडी तोड़ने का कानून है, इसमें किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य को कमजोर करने का कानून है, इसमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर कालाबाजारी को खुला निमंत्रण देने का कानून पास किया है, इसमें जमीन बड़े पूंजीपति के हवाले करने का कानून पास किया। इन तीनों कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने जोरदार मार्च निकाला है, विरोध में सभा के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और हम कहना चाहते हैं मोदी जी की सरकार से मुगालते में ना रहें, राज बढ़ते हैं, राज बिगड़ते हैं, देश कोई नहीं बेचने देगा, ये देश बहुत मुश्किल से देश बना। लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए, तब ये देश इतना बड़ा देश बना। काले कानून वापस ले लें।